नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक की एक सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कांग्रेस पर 91 बार गाली देने के आरोप का जवाब दिया है। उन्होंने तिरुवेकरे में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, आपने कहा कि कांग्रेस ने उन्हें 91 बार गालियां दी, लेकिन आपने कर्नाटक के लिए क्या किया? इस पर तो कोई बात नहीं की। आप कैंपेन के लिए कर्नाटक आए, लेकिन कर्नाटक के बारे में कोई बात ही नहीं की। राहुल गांधी ने कहा, ये चुनाव किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं है, ना ही नरेंद्र मोदी के बारे में है, बल्कि ये चुनाव कर्नाटक की जनता के बारे में है। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर हिंसा हुई तो आपने क्या किया? पानी बांटने के मुद्दे पर आपने क्या मदद की? बेरोजगारी के लिए क्या किया? बाढ़ आई तो क्या किया? राहुल ने कहा कि अपनी बात करनी है तो जरूर कीजिए, हम सब नेताओं की बात करते हैं और आप कर्नाटक में आते हो, अपने नेताओं की बात ही नहीं करते, येदियुरप्पा की बात नहीं करते, बोम्मई जी का नाम नहीं लेते, बीजेपी के नेताओं का भी नाम ले लिया करो। थोड़ा सा आदर कर दो, आपका कम नहीं होगा, आपका नुकसान नहीं होगा। राहुल ने इस दौरान जनता से कहा कि आप 150 से अधिक सीटें देंगे तभी बीजेपी हमारे विधायकों को नहीं खरीद पाएगी, नहीं तो खरीद लेगी और 40% कमीशन को बढ़ा के 60% कर देगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव खत्म होने में सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस और बीजेपी का प्रचार अभियान तीखा होता जा रहा है। पीएम मोदी की कर्नाटक में 2 दिन से रैलियां हो रही हैं। उस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है, लेकिन कांग्रेस ने आज पोस्टर जारी करके उस हमले का कड़ा जवाब दिया है। कांग्रेस का पोस्टर जहां सोशल मीडिया पर वायरल है, वहां राज्य भर में कांग्रेस कार्यकर्ता ये पोस्टर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए पे सीएम क्राई पीएम पोस्टर जारी किया है। इसका संदर्भ ये है कि कांग्रेस पिछले 1 वर्ष से कर्नाटक की बीजेपी सरकार पर 40% कमीशन का आरोप लगा रही है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर क्राई पीएम QR कोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे की तस्वीर को व्यापक रूप से साझा किया है। कांग्रेस ने पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी का मोदी की आलोचना करते हुए एक वीडियो भी साझा किया है, जिसमें प्रियंका कहती नजर आ रही हैं, ये पहला पीएम है जिसे हमने गाली देते हुए देखा है। पीएम मोदी ने रैली में कहा था कि कांग्रेस नेताओं ने मुझे 91 बार गालियां दी हैं। इस पर कल रविवार को प्रियंका गांधी ने कहा था कि मैंने पहली बार किसी पीएम को इस तरह रोते हुए देखा कि उसे 91 बार गालियां दी गई। उस पीएम के पास जनता की समस्याओं की लिस्ट नहीं है, बल्कि किसने उन्हें कितनी बार गालियां दी इसकी सूची है। कर्नाटक चुनाव में महज 9 दिन बचे हुए हैं। उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला बढ़ गया है। अभी हाल में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप बताने और उसके बाद सफाई देने के बाद अब उनके बेटे प्रियांक खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी खुद को बंजारा समुदाय का बेटा बताते हैं, लेकिन अगर बेटा इतना नालायक होगा तो घर कैसे चलेगा? उन्होंने बंजारा समुदाय के लिए आरक्षण की समस्या खड़ी कर दी है। प्रियांक खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी ने खुद को बंजारा समुदाय का बेटा बताया था, ऐसे में बेटे अगर नालायक हैं तो घर कैसे चलेगा? उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने खुद को बंजारा समुदाय का बेटा बताकर उनके लिए आरक्षण की समस्या पैदा कर दी है। पीएम मोदी के 91 गालियों वाले बयान पर कांग्रेस की ओर से रविवार को जोरदार हमला बोला गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कर्नाटक की चुनावी रैली में कहा है कि पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री देखा जिसके हाथ में जनता की समस्याओं की लिस्ट नहीं है, बल्कि गालियों की लिस्ट है। बता दें, पीएम मोदी ने कर्नाटक की रैली में कल कहा था कि कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें 91 बार गालियां दी हैं। इस पर प्रियंका गांधी ने रविवार को जामखंडी में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, अगर कांग्रेस भाजपा द्वारा दी गई गालियों की सूची बनाना शुरू कर दे तो कई किताबें लिखनी पड़ेंगी। प्रियंका ने कहा कि पहली बार मैं एक ऐसे प्रधानमंत्री को देख रही हूं जो जनता के सामने रोता है कि उसे गाली दी जा रही है। वो आपके दुखों को सुनने के बजाय अपना दुख व्यक्त करते हैं और उनके कार्यालय में किसी ने एक सूची बनाई है आपकी, यानी कि जनता की समस्याओं की नहीं, किसी ने प्रधानमंत्री को कितनी बार गाली दी है इसकी सूची बनाई है। कम से कम आपने इसे एक पेज में तो लिख लिया है। अगर हम लोग मेरे परिवार को दी गई गालियों को गिनने लगे तो वो किताब बन जाएगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा और राज्य के सीएम बासवराज बोम्मई भी मौजूद रहे। पार्टी ने फ्री 3 गैस सिलेंडर, यूनिफॉर्म सिविल कोड और मुफ्त अनाज देने का वादा किया है। बीजेपी के चुनावी वादों में पहला, उगाड़ी गणेश चतुर्थी और दीपावली के मौके पर सभी BPL परिवारों को सालाना 3 मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। दूसरे नंबर पर राज्य भर में सस्ता, गुणवत्तापूर्ण और स्वास्थ्यवर्धक भोजन उपलब्ध कराने के लिए हर नगर निगम के हर वार्ड में अटल आहार केंद्र स्थापित किया जाएगा।
पोषण योजना शुरू करेंगे, जिसमें हर बीपीएल परिवार को रोज आधा लीटर नंदिनी दूध और 5 किलो गेहूं और 5 किलो मोटे अनाज मिलेंगे। चौथे नंबर पर कर्नाटक में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। इसके लिए गठित एक उच्च स्तरीय समिति की ओर से दी गई सिफारिशों के आधार पर इसे लागू किया जाएगा। राज्य में एनआरसी लाया जाएगा ताकि गैर कानूनी रूप से दाखिल हुए लोगों को बाहर किया जा सके। रविवार को गुजरात के दाहोद जिले के लिमखेड़ा शहर में पुरुषों के एक समूह ने बिल्किस बानो के रिश्तेदार और रिश्तेदार के बेटे को कथित तौर पर पीटा। दोनों का आरोप है कि हमलावरों ने बिल्किस से संबंध होने के कारण उन्हें निशाना बनाया। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अजीत घांची और उनका बेटा आसिफ बकरी बेचने के लिए लिमखेड़ा के एक बाजार गए थे। रिपोर्ट ने घांची को कोट कर कहा है कि प्रवेश द्वार पर उमेश के रूप में पहचाने गए एक व्यक्ति ने प्रवेश शुल्क मांगा। मैंने उसे 500 रुपए दिए, लेकिन उसने पैसे नहीं लिए। इससे कुछ बहस हुई और उसने मुझसे मेरे पैतृक शहर के बारे में पूछा। जब मैंने उसे बताया कि मैं रणदीकपुर से हूं, तो उमेश ने मुझे ये कहते हुए गाली देना शुरू कर दिया कि मैं बिल्किस बानो के परिवार से हूं। जल्द ही उसने और अन्य लोगों ने मेरे और मेरे बेटे के साथ मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने मेरे पैसे भी वापस नहीं किए। घांची ने कहा कि वो रणदीकपुर थाने में शिकायत दर्ज कराने गए थे, लेकिन उन्हें फिर से लिमखेड़ा थाने जाने को कहा गया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक हिंसा में घांची की एक टांग टूट गई है, जबकि आसिफ के सिर में चोटें आई हैं। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू आज पहलवानों का साथ देने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे और पहलवानों से मुलाकात की। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर कहा, आखिर पहले एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? अब एफआईआर को सार्वजनिक नहीं करना मंशा को दर्शाता है कि एफआईआर हल्की है और शिकायतकर्ता की शिकायत की पुष्टि नहीं करती है। मंशा साफ है और कोशिश है कि अभियुक्त को बचाने की। क्या चीजों को ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी है? जिस पुलिस अधिकारी ने एफआईआर में देरी की, उस पर 166 के तहत एक्शन क्यों नहीं हुआ? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ललिता कुमारी बनाम यूपी सरकार के फैसले के अनुसार कॉग्निजेबल अपराध में एफआईआर दर्ज करना जरूरी होता है। पॉक्सो के तहत दर्ज मामले गैर जमानती होते हैं, तो गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई? बता दें, इससे पहले प्रियंका गांधी पहलवानों से मिलने पहुंची थी। कांग्रेस के बाकी नेता भी पहुंच चुके हैं और मोदी सरकार को निशाने पर ले चुके हैं। जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रही महिला पहलवानों का सोमवार 1 मई को धरने का 9वां दिन है। इस बीच ब्रजभूषण ने अपने खिलाफ आरोपों को झूठा बताते हुए खिलाड़ियों पर साजिश करने का आरोप लगाया है कि वे कुश्ती महासंघ पर कब्जा करना चाहती हैं। पहलवान विनेश फोगाट ने कहा कि ब्रजभूषण का अहंकार रावण से भी बड़ा है। एबीपी न्यूज के अनुसार आरोपों पर बोलते हुए पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा कि जब तक ब्रजभूषण आरोपों से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक मीडिया को उन्हें बोलने के लिए मंच नहीं देना चाहिए। खिलाड़ी देश के लिए मेडल जीतते हैं और वो मेडल जीतने वालों पर सवाल उठा रहे हैं। इस देश में कितने लोग सांसद बनते हैं और कितने लोग ओलंपिक मेडल जीतते हैं? आज तक मुश्किल से 40 ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, जबकि हजारों लोग सांसद बन चुके हैं। बता दें, रविवार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ शिकायत करने वाली महिला पहलवानों को सुरक्षा भी मुहैया कराई है। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने जबरदस्त आरोप लगाए हैं और कार्रवाई की मांग कर रही हैं। इस बीच वो महिला पहलवानों के आरोपों को नकार रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तारीफ भी की है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव सच्चाई के साथ खड़े हैं। बता दें, कांग्रेस समेत बाकी विपक्षी दलों के नेता महिला पहलवानों के समर्थन में पहुंच चुके हैं, लेकिन अखिलेश यादव नहीं पहुंचे हैं। इसी को लेकर ब्रजभूषण शरण ने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं उन्हें बचपन से जानता हूं, मैं उनसे बड़ा हूं। हालांकि हमारे बीच राजनीतिक मतभेद हैं, लेकिन अखिलेश सच्चाई जानते हैं। उन्होंने कहा कि अगर यूपी में 10,000 पहलवान हैं, इनमें से 8,000 पहलवान यादव समुदाय के हैं और समाजवादी परिवार के हैं, इसलिए वो सच्चाई जानते हैं। बता दें, सुप्रीम कोर्ट की एंट्री के बाद शुक्रवार 7 महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 8 मई को सुनवाई करेगा। यह याचिका दिवंगत आईएएस जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने दाखिल की है। बता दें, आनंद मोहन आईएएस अफसर जी कृष्णैया की हत्या के दोषी थे और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। बिहार सरकार ने आनंद मोहन को समय से पहले रिहा करने का फैसला किया था, जिसके बाद उन्हें जेल से बरी कर दिया गया है। इसी मामले में दिवंगत आईएएस जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने सीजीआई से दरख्वास्त की कि मामले की तुरंत सुनवाई की जाए। सीजीआई उनकी गुहार पर बोलते हुए बोले, उन्होंने आदेश दिया कि 8 मई को मामले की सुनवाई की तारीख तय की जाए।
संयुक्त किसान मोर्चा के किसान सरकार के खिलाफ मई से एक और तेज विरोध प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो गए हैं। रविवार की बैठक के बाद प्रेस वालों से बात करते हुए एसकेएम नेताओं ने कहा कि एमएसपी कानून, कर्ज माफी, पेंशन, व्यापक बीमा योजना, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को हटाने की मांग के अलावा किसानों के खिलाफ मामलों को वापस लेने जैसी मांगें की जाएंगी। ये प्रदर्शन 26 से 31 मई के बीच सभी राज्यों में किया जाएगा। एसकेएम ने भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की और कहा कि मांग कर रही पहलवानों का भी उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने प्रदर्शनकारी पहलवानों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करते हुए एसकेएम नेताओं के एक पूरे प्रतिनिधिमंडल ने विरोध स्थल का दौरा किया और सिंह की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। किसान नेताओं ने कहा कि मई, जून और जुलाई के महीनों में संयुक्त किसान मोर्चा के राज्य और जिला स्तर के सम्मेलन भारत के हर राज्य में आयोजित किए जाएंगे ताकि किसानों और कृषि श्रमिकों को प्रेरित किया जाए और संगठित किया जा सके। एसकेएम ने अखिल भारतीय यात्राओं की भी योजना बनाई है जो पूरे देश में सितंबर से मध्य नवंबर तक आयोजित की जाएंगी। किसान नेता दर्शन पाल ने कहा कि यात्राएं विशेष रूप से उन राज्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगी जहां विधानसभा चुनाव होंगे, जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना आदि। हम लोगों से राज्य के चुनावों में भाजपा के खिलाफ मतदान करने की अपील करेंगे। हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि किसको वोट करें। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने आज सोमवार को अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि तलाक के लिए 6 महीने का इंतजार जरूरी नहीं है। विवाह को उससे पहले भी तोड़ा जा सकता है। बार एंड बेंच के मुताबिक 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया है कि 2 सहमति देने वाले पक्षों के बीच होने वाली शादियों में अगर सुधार की गुंजाइश नहीं है तो उस आधार पर उस शादी को भंग किया जा सकता है। जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, अभय एस ओका, विक्रम नाथ और जेके माहेश्वरी की बेंच ने अनुच्छेद 142 का हवाला दिया और फैसला सुनाया कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत निर्धारित 6 महीने की अवधि को खत्म किया जा सकता है। बेंच ने कहा कि अनुच्छेद 142 को मौलिक अधिकारों के नजरिए से देखा जाना चाहिए। अदालत को इस संबंध में पूर्ण न्याय करने का अधिकार है। छत्तीसगढ़ के वयोवृद्ध आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को छोड़ दिया है। ये घटनाक्रम ऐसे समय आया है जब छत्तीसगढ़ में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। आदिवासी नेता नंद कुमार ने संकेत दिया कि भाजपा में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता चरम पर है और उन्हें पार्टी में झूठे आरोपों का सामना करना पड़ा है। इसके साथ ही नंद कुमार साय कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस ने आज रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, इसमें ही वो शामिल हो गए। नंद कुमार साय ने कहा कि मैं भाजपा की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूं। पार्टी ने मुझे जो भी जिम्मेदारियां दी हैं मैंने उन्हें पूरी निष्ठा के साथ निभाया है। इसके लिए मैं पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं। एक वीडियो में वरिष्ठ राजनीतिक नेता ने उम्मीद जताई है कि भाजपा अब ठीक से काम करेगी। उल्लेखनीय है कि नंद कुमार साय 2003 से 2005 के बीच छत्तीसगढ़ भाजपा प्रमुख थे और 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के अलग होने से पहले वो 1997 से 2000 तक मध्य प्रदेश भाजपा प्रमुख थे। 2017 में साय को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रमुख बनाया गया था। वो पूर्व 2 बार लोकसभा सांसद और 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। सोमवार को बीजेपी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये धरना सीएम आवास के खिलाफ है, जिसमें बीजेपी लगातार दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रही है कि उसने अरविंद केजरीवाल के घर की मरम्मत के लिए 45 करोड़ रुपए खर्च किए। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पार्टी सोमवार से फ्लैग स्टाफ रोड के 6 सिविल लाइंस स्थित केजरीवाल के आधिकारिक आवास के बाहर धरना करेगी। सचदेवा ने कहा कि इसमें सबसे शर्मनाक बात यह है, ये घोटाला ऐसे समय में किया गया जब दिल्ली में कोरोना महामारी चरम पर थी और इससे हर दिन सैकड़ों लोगों की मौत हो रही थी। देश भर में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बड़ी कटौती की गई है। तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 171.50 रुपए की कटौती की है। इस कटौती के बाद दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर का दाम 1856.50 रुपए हो गया है। पहले दिल्ली में 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 2028 रुपए का था। पिछले कुछ महीनों में गैस सिलेंडर के दामों में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। इसमें सबसे ज़्यादा असर कमर्शियल गैस सिलेंडरों में देखने को मिला है। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि ईसाई मिशनरियों के धर्म प्रचार करने में कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि बीते कई सालों के दौरान राज्य में जबरन धर्मांतरण की कोई घटना सामने नहीं आई है।
हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि बिना कोई गैर कानूनी तरीका अपनाए धर्म प्रचार करने में कुछ भी गलत नहीं, जब तक कि वो ऐसा करने के लिए गैर कानूनी तरीकों का इस्तेमाल ना करें और लोग जिस धर्म का पालन करना चाहें उसको चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।